ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये शेड्यूल 5 में एक्सटेंड करेगा पंचायत वाले प्रोविजन, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो 5 और 6 में शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? फिफ्थ शेड्यूल ये 4 स्टेट्स में है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम। वो 6 में है शायद। क्या बताया? सॉरी, मैंने उल्टा बताया क्या? सॉरी, हाँ, 6 में ये 4 स्टेट्स हैं, 5th में बाकी 10 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज़ है, वो सब आएँगे। हाँ तो यार ये लिखा हुआ कि जो 5th शेड्यूल है उसमें शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों लिखा हुआ है, और 6th वाले में लिखा हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स ओनली। तो ये दोनों में शेड्यूल ट्राइब है, तो ये डिफरेंस क्या, क्यों किया है इन्होंने, इसका लॉजिक क्या है? उधर के ट्राइबल्स का थोड़ा ना अलग कल्चर है, बैकग्राउंड है, और थोड़ा ज्यादा प्रिमिटिव है, सो उनको थोड़ा स्पेशल प्रोटेक्शन ज्यादा दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ, लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि ये जो एटीएम स्टेट वाली है ना, जो 6 शेड्यूल वाली, वो लोगों ने इंडियन कल्चर को इतना एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी की जो ट्राइब अपने एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहती है, उन्होंने लगभग थोड़ा बहुत एसिमुलेट हो गए वो थोड़ा बहुत अपने, वो बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज पे है, इसलिए उनके लिए अलग ही प्रोविजन हमने उठा के रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको भी नहीं टच करना है। करेक्ट। इसका कहीं ना कहीं रीजन वो कल हमने डिस्कस 4 स्टेट्स हैं, दे बॉर्डर द बांग्लादेश, दैट इज व्हाई इन्फ्लक्स काफी हुआ था वहां पे। हेलो, आई एम ऑडिबल और व्हाट? यस यू ऑडिबल। हाँ करेक्ट है, आपने जो बताया इन्फ्लुएंस बहुत होता। और इसका कहीं ना कहीं एक रीजन वो भी है जो कल हमने डिस्कस करा ना, बंगाल वाला फ्रंटियर वाला एक्ट 1860 समथिंग है। तो उसकी वजह से भी काफी एलिनेशन वो पार्ट को पहले से मिलता गया ब्रिटिशर्स से भी, एंड देन सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट से। तो इसलिए जो संजय ने बताया ना कि बहुत प्रिमिटिव है, तो वो भी एक लॉजिक है उसका। इसमें वो बता दो कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में। गवर्नर नोटिफाइज एरियाज। एक शेड्यूल 6 में प्रेसिडेंट का भी तो शायद रोल है ना, असम में कुछ ऐसा था। प्रेसिडेंट का रोल ज्यादा 5 वाले में है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि ये एरिया शेड्यूल एरिया है, फिर प्रेसिडेंट के बाद फिर गवर्नर एक्शन में आ जाता है कि कोई भी पार्लियामेंट का लॉ उस एरिया में मॉडिफाई करके लगाना या नहीं लगाना, तो वो सब काम गवर्नर करेंगे। प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा फिर कि भाई ये एरिया शेड्यूल एरिया में। 6th वाले में मैंने पढ़ा नहीं रोल है प्रेसिडेंट का, वहां पे गवर्नर ही मोस्टली करता है। असम वाले का मुझे पता नहीं। नहीं, गवर्नर ही होता है स्पेशल तौर पे, 6 शेड्यूल में गवर्नर ही होता है। हाँ, बस प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है शेड्यूल एरिया। प्रेसिडेंट का रोल 5th वाले में है, 6th वाले में तो ऐसा दिया नहीं है कहीं पे। मतलब जितना मैंने पढ़ा था ना कहीं कि जो मतलब एक वो है ना ऑप्शन की जो लॉ है वो अप्लाई होगी इस एरिया में नहीं होगी, तो ऐसा कुछ था कि प्रेसिडेंट कैन स्टॉप या फिर मॉडिफाई सच लॉज, सेंट्रल लॉज स्पेसिफिकली इन शेड्यूल 6 एरियाज आल्सो, बट शायद असम में है या शायद असम में नहीं है, कुछ ऐसा था। गवर्नर करता है मोहित असम में। गवर्नर के पास वो पावर होती है कि वो पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम ऑटोनॉमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट हाँ, क्योंकि काउंसिल। गवर्नर लेवल पे रहता है तो उनको ज्यादा नॉलेज होगी ना। प्रेसिडेंट इधर रहते हैं यूनियन में, गवर्नर स्टेट में रहता है ना, इसलिए उनको पावर दिया गया है ना ये वाला। मतलब आसाम के लिए गवर्नर के पास है, और बाकी जो तीन states हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके लिए प्रेसिडेंट के पास है। यदि आप ये वाला पेज ओपन कर लो, सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर में, अच्छा, हाँ वहाँ पे ये दिया है एक्सक्लूसिव। डॉक्टर बोल रहा है क्या? हाँ, तो रेगुलेशन के ऊपर है कि गवर्नर मेक रेगुलेशन ऑफ पीस एंड गुड गवर्नेंस आफ्टर कंसल्टिंग
TAC, वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. Regulation में repeal or amend an act of parliament, but all such regulation required assent of president. तो assent का ज्यादातर रोल मेरे ख्याल से सिर्फ गवर्नर का ही रहता है. 5th में भी और 6th में भी शायद लगभग. हाँ वो सेंटर सेंटर स्टेट स्टेट रिलेशन चैप्टर में ना सेकंड पेज पे पॉइंट है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट के ऊपर ही है पॉइंट थर्ड. हाँ इसी में ना थर्ड पॉइंट है एक. इस नीचे इसके नीचे. नहीं थोड़ा सा नीचे जो थर्ड पॉइंट है ना. ये वाला. ओके, रिवर्स है ये ना. इसके जो सेकंड लास्ट लाइन है ना, द प्रेसिडेंट एंजॉयज द सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो मुझे इस बात को तो यही पढ़ के लगता है कि शेड्यूल 6 में भी इन 3 स्टेट्स पे प्रेसिडेंट के पास पावर है और बाकी असम में गवर्नर के पास है. तो मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन करेक्ट है या फिर क्या है? एक्चुअली इसमें दो है, एक स्टेट लॉज और एक सेंट्रल लॉज. तो असम के केस में देखो तो स्टेट लॉज के लिए गवर्नर डिसाइड करता है और सेंट्रल लॉज के लिए भी गवर्नर डिसाइड करता है. लेकिन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए स्टेट लॉज के लिए गवर्नर करता है, सेंट्रल लॉज के लिए प्रेसिडेंट करता है. तो एक्सेप्शन सिर्फ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए है और वो भी सेंट्रल लॉज के लिए, जिसमें प्रेसिडेंट वो कर सकता है मॉडिफाई या रेगुलेशन के लिए. ये डिस्टिंक्शन करेक्ट है. ये बिल्कुल करेक्ट सही है. हाँ कंटिन्यू आगे. इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो 10 स्टेट है और जो भी आते हैं 5th शेड्यूल एरियाज के अंदर, तो इनमें से कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है क्या? नो. सो नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट नहीं है. और कोई ऐसा स्टेट है जिसमें ILP लग रहा हो? नॉर्थ ईस्ट का नहीं, ILP कैसे लगेगा? करेक्ट. सो 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो उनमें ऐसे स्टेट्स हैं मतलब जो 6th शेड्यूल एरियाज हैं उनमें कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे ILP लग रहा है. है. कौन सा? मिजोरम. सॉरी, मिजोरम कॉमन हो गया, बाकी कॉमन कुछ नहीं है. वो बाकी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो हैं ILP वाले. करेक्ट. तो वो लाइन याद रखना, वो लाइन में 4 स्टेट्स है जो अरुणाचल, मणिपुर, सॉरी नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. तो वहां पे ILP लगता है. और जो 6th शेड्यूल है उसमें AMTM है. ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा याद में रखनी. एक बार रिपीट करना. 6th शेड्यूल में AMTM है. ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. और ILP के अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम. तो म्यूचुअली 2 सेट हैं ये. उनमें से म्यूचुअली कॉमन जो वो केवल मिजोरम है, जहाँ पे 6th शेड्यूल भी आता है, ILP भी लगता है. ठीक है. ये म्यांमार के बॉर्डर वाला है ना, वो हमने कल याद किया था कि ILP जो म्यांमार से बॉर्डर लगता है वहां लगता है. राइट. और जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं 6th शेड्यूल में, उसमें इलेक्शन कैसा होता है? इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन होता है, क्या होता है? इलेक्शन होता है. कुछ सीट्स के लिए इलेक्शन होता है, कुछ सीट्स के मतलब 4 जो है उसमें सीट्स जो होते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा. बाकी 26 के वो इलेक्शन का. हाँ 26 इलेक्ट होती हैं बाय मतलब वोटिंग जैसे नॉर्मल होती हैं, और 4 नॉमिनेटेड होती हैं गवर्नर के थ्रू. और जो 5th शेड्यूल होता है उसमें क्या सीट्स का रहता है? 20 रहती हैं, जिसमें से जो 1/4 हैं वो नॉमिनेट करी रहती हैं, और बाकी 1/4 नॉमिनेट करे रहते हैं, और बाकी जो 15 बच गई वो वहां के जो लोकल MLAs हैं जो SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो लोग फिल करेंगे. सही है.
अच्छा, ये ऐसा भी होता है कि जैसे पंचायत में वो डिजॉल्व हो जाते हैं तो रिमाइंडर पीरियड के लिए रहता है, इसमें भी कुछ ऐसा कुछ है क्या, अगर डिजॉल्व वगैरह कुछ होता है तो टर्म वन का? डिजोल्व का सीन नहीं है शायद ये। हाँ, डिसॉल्व का प्रोविजन तो नहीं लिखा था इसमें ऐसा कुछ, ठीक है। पैसा में तो एटलीस्ट। पेसा डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राम सभा के पास कौन से पावर्स है, माइनर मिनरल्स का या मेजर मिनरल्स का? माइनर। ये तो शायद सिर्फ हाँ, सेंटर के पास है। दे हैव कंट्रोल ओवर सेल ऑफ लिकर, सही है या गलत? ट्रू। राइट। देखिए मैं ओके, तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ग्राम पंचायत हैज द राइट टू बेसिकली allow sale of liquor and all. So true or false होगा? ट्रू। कि मतलब ग्राम पंचायत ऑफ विच एरियाज? Which areas? ग्राम इसमें एक्चुअली ग्राम पंचायत नहीं था, ग्राम सभा था इसका आंसर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना। हाँ, ये दो डिफरेंट टर्म्स है। पंचायत मतलब उसके अंदर जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हो गए वो ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा जितने भी लोग हैं जिनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर है वो लोग इंक्लूड होंगे ग्राम सभा के अंदर। ठीक है, तो ये मोस्टली जो काम है हर ग्राम सभा को नहीं है ना ये पावर, ये केवल पैसा वाली ग्राम सभा है उसको पावर है। करेक्ट। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन है क्या इस पे किसी को? बस हाँ, एक मेरा स्टेटमेंट है, ग्राम सभा हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ग्राम पंचायत फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। उल्टा पूछना था क्या शायद आपको? इट्स अदर वे अराउंड ना, ग्राम सभा से परमिशन लेंगे पंचायत। राइट, करेक्ट। ओके, ठीक है। इसके लिए पहला कमीशन कौन सा बना था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? कौन सा? भूरिया का BHU है। हाँ, करेक्ट, भूरिया कमीशन था फर्स्ट इसके लिए। एंड देन नहीं सॉरी, पहला कमीशन था UN देबार, वो 1960 का है। एंड ये जो दिलीप सिंह भूरिया, ये सेकंड कमीशन था इसके लिए, STs के लिए। ये 2000 के आसपास है ना सेकंड वाला। फेमस कमीशन है बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। खाखा कमीशन याद है? XAXA। हाँ, XAXA। ये खाखा वाला भी इनके लिए क्या, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए? बहुत मतलब फ्लैगशिप कमीशन बोल सकते हो, उसकी रिपोर्ट बहुत प्रोमिनेंट, तो सपोर्ट कर सकते हो मेंस में आप खाखा कमीशन याद करने के लिए सिंबल है ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट था फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सो अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 द
rights of scheduled tribes living in forest is only recognized. So correct होगा, true होगा, false होगा. So this question is to रेनेसा. रेनेसा मैम आप बताइए. ट्रू बोल रहे हैं क्या? बोला ही नहीं. बोला नहीं सर. ठीक है, तो पता नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया, बट आंसर इसका फॉल्स है. क्योंकि सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स का हम रिकॉग्नाइज नहीं करें, हम लोग जो है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो पीपल है उनका भी राइट रिकॉग्नाइज करें. ठीक है, तो वो चीज याद रखना है. सिर्फ शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड नहीं है, अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स, अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल भी हो सकते हैं विच आर नेसेसरीली नॉट रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है. सो नवीन सर, आप फिर क्राइटेरिया बता दीजिए कि किसको रिकॉग्नाइज करेंगे अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब, या सॉरी अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल. हाँ सर, उसमें ये है कि जो सितंबर 2005 से पहले जो 3 जनरेशन है ना, उन लोगों को बोलेंगे हम. और एक और क्राइटेरिया है, मतलब ये तो है ही कि पहले 3 जनरेशन होना चाहिए 2005 से पहले का. साथ ही साथ उनका जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होना चाहिए फॉरेस्ट के ऊपर. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फॉरेस्ट में रह रहे हो और शहर में जाके काम कर रहे हो तो आपको वो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर नहीं गिनेंगे. ठीक है, सो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा इस पे? अच्छा, क्रिटिकली हैबिटेट होते हैं हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डिक्लेयर करते हैं या इसमें करते हैं? इसमें करते हैं, फॉरेस्ट राइट्स में. हाँ, याद रखना, ये वाला यूपीएससी का फेवरेट है थोड़ा, तो याद रखना इसका. यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. ऑलराइट, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. सो दिस क्वेश्चन इज टू पलाश सर, आपको. सो ये फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है, इसके अंदर वी रिकॉग्नाइज राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स ओनली. मतलब सॉरी, इन फॉरेस्ट राइट एक्ट वी सिक्योर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ड्वेलर्स. तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा? कम्युनिटी राइट रहेगा. हाँ, करेक्ट. तो फॉल्स है ये. हम इंडिविजुअल तो रिकॉग्नाइज करते ही हैं, साथ ही साथ हम कम्युनिटी राइट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं. तो कम्युनिटी राइट में कैसा कि वो पूरी कम्युनिटी के पास राइट है कि वो ये डिसाइड कर सकते थे फॉरेस्ट कैसे मैनेज होगा. ठीक है, उसके रिसोर्सेज कैसे मैनेज होंगे, अगर कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सब में बटेगा कि नहीं बटेगा, या फिर अगर उसमें से कोई आईपीआर निकल रहा है, मतलब कोई आईपी निकल रहा है उसमें से, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या उनका उसके आईपी के ऊपर कंट्रोल होगा. तो ये सब चीजें वो फिर डिसाइड कर सकते हैं कम्युनिटी राइट्स में. करेक्ट. इसमें एक लॉजिक ये भी है कि कम्युनिटी काफी जगह पे ये पाया गया, ट्राइब्स में इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती है, कम्युनिटी की ओनरशिप होती है कोई भी जमीन को लेके. इसीलिए वो कम्युनिटी को कंसिडर करा जाता है व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन रादर देन इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल, हमने एक इसमें देखा था टेस्ट में एमिनेंट डोमेन का कॉन्सेप्ट, तो वो कम्युनिटी को ऊपर रखा जाता है वो इंडिविजुअल के ऊपर. तो वो भी लॉजिक है इसमें. राइट थी ना शायद, पता नहीं राजस्थान में थी या कहाँ पे थी, उनको लैंड राइट्स वगैरह कुछ मिल गए थे. इकलौती कोई ट्राइब थी, कुछ याद नहीं आ रहा होगा वैसे. जाने दो, नेक्स्ट पेज. एफआरए में कम्युनिटी फॉरेस्ट डेफिनेशन के अंदर नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज आर आल्सो इंक्लूडेड. इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ, ट्रू है ना. ट्रू होना चाहिए. ट्रू है. अच्छा, ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि किसके राइट, जो राइट होते हैं इस सब में, ये डिसाइडेड ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है. ठीक है या नहीं? नहीं, सभा. अगेन वही जो संजय ने लॉजिक बताया. हाँ, वही. Identification is done by Gram Sabha. What was the logic told by Sanjay?
लॉजिक नहीं, मतलब ग्राम सभा का कैच उन्होंने बताया था। लॉजिक तो यही है कि वेस्टेड इन द कम्युनिटी रादर देन इंडिविजुअल जो या इलेक्टेड। राइट राइट वो 4 हेक्टेयर एक वाला थोड़ा याद रखना बस, कि मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स तक ओनरशिप अप्रूव करी जाती है टाइटल राइट्स के अंदर, तो उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये 4 मैट कन्वेंशनली देखा जाए ना तो 4 हेक्टेयर एक बहुत बड़ा एरिया है। सो करेक्ट कोई बता सकता है मतलब क्यों ये दिया है? और चलो ठीक है, पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सो एग्रीकल्चर इज अलाउड इन दिस लैंड, ट्रू फॉल्स? हाँ कर सकते ट्रू हैं ऐसा ट्रू कुछ होना नहीं। चाहिए। एक्चुअली कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप पेड़ को काट काट के फिर पूरा वो एकदम फर्टिलाइजर सब डाल दो। तो मेजरली यहाँ पे जो राइट आपको दिया गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, फिशिंग, इन सब का दिया गया है। ऐसा एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो 4 हेक्टेयर मुझे देने का मतलब ये। हाँ, मुझे लगता है कि वो कमर्शियल करते भी नहीं होंगे, क्योंकि ट्राइबल है, प्रिमिटिव लाइफ जीते हैं, तो वही बात होगी ना। मतलब वो तो चलो ठीक है, वो तो उनका इंडिविजुअल हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये चीज इंश्योर करेगी कि अगर आपको राइट दिया गया है तो आप उसका मिसयूज नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कल को वो पेड़ वेड़ काट के पूरा फुल फ्लेज खेती शुरू कर दी, तो वो चीज नहीं दिया हुआ है। कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है, बाकी अपना जो सबसिस्टेंस करते हैं, झूम वगैरह करते हैं, तो वो उतना कर सकते हैं। शिफ्टिंग हाँ वो अलाउड है। शिफ्टिंग, वो अलाउड है। ठीक है। सो वो 4 हेक्टेयर का थोड़ा सा लॉजिक इसमें समझ लेना, क्योंकि 4 हेक्टेयर काफी बड़ा एरिया होता है। मतलब अगर हम बात करें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के इंडिया के अंदर, तो उनके पास लैंड एरिया कितना होता है रफली, कोई बता सकता है? लेस देन Less 2.5। than one is marginal and less than two is small. राइट। तो वो थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में रखना कि यार काफी लैंड एरिया मिल रहा है इनको सफिशिएंट उस एक्ट के अंदर। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, 12 या 15 हम्म एकड़। वही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा एरिया हो गया इतने में तो महल बना सकता है आदमी। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मोस्टली तो क्वेश्चन हो ही गया है। हाँ, सो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, जैसे अभी हमने एक सवाल भी पूछा था कि सॉरी एक सेकेंड। हाँ, तो अभी सवाल भी पूछा था कि एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरिया होता है। सो उसी से सिमिलर ये सवाल है। तो क्या इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट में भी लैंड मिल सकता है क्या, या नेशनल और कोई प्रोटेक्टेड एरिया में लैंड मिल सकता है क्या? For critical wildlife habitat conservation. हाँ मिल सकता है। सॉरी, हाँ। सो एक्चुअली आंसर है कि हाँ, उनको अलाउड होता है, नेशनल पार्क वगैरह में भी लैंड मिल सकता है। लेकिन उन प्रोटेक्टेड एरिया की क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ वाला जो रीजन है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वाला जो रीजन है, वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वो आइडिया रखना कि नेशनल पार्क में, और वैसे तो नेशनल पार्क में भी अलाउड नहीं होता, लेकिन इस राइट के अंडर वो हम लोग इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं। यू आर स्टिल नॉट ऑडिबल, ट्राई एग्जिटिंग एंड ज्वाइनिंग। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? आ रहे हैं। रेनेसा के लिए था वो, उनका ये आया था ना, ग्रुप पे कुछ आया था कि ऑडियो नहीं आ रहा है मेरा, इसलिए। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। सो ट्राइबल्स को इसके अंदर राइट होता है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनके अंदर वो लैंड ले सकते हैं एक्ट के अंडर। तो वो चीज याद रखना। लेकिन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है तो वहां पे अलाउड नहीं होगा। तो ये डिस्टिंक्शन है इसके बीच में। ठीक है। एक फॉलो अप क्वेश्चन है, कोई भी आंसर कर सकता है। तो ऑर्डर बता दो स्ट्रिंजेंटनेस का, कि सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंसी किसमें होती है, रिजर्व फॉरेस्ट में या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में? Protected. ज्यादा होती रॉन्ग। तो ये काफी मतलब गलत होने वाले चीज है। मतलब सबसे एक थोड़ा सा ट्रैप हो जाते हैं काफी बार।
तो रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं, वहां पे बिल्कुल भी आप कोई एक्टिविटी एज सच कर नहीं सकते हो अंडर, अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो। बाकी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहां पे गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कुछ रेगुलेशन कर सकते हैं कि हाँ कितना अमाउंट में आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। तो ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिजर्व फॉरेस्ट होता है, फॉलोड बाय प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, और ये डिक्लेयर कौन करता है, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? सो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डिक्लेयर करती है। ठीक है, एक और फॉलोअप क्वेश्चन, इंडिया में डिफाइंड है क्या फॉरेस्ट की डेफिनेशन, या कहीं किसी लेजिस्लेशन में डिफाइंड है इंडिया में फॉरेस्ट? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। फॉरेस्ट एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है किसी भी इंडियन स्टैट्यूट में। सो सुप्रीम कोर्ट का इसमें केस भी था, उन्होंने बोला था कि जो वर्बल डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से चलो। सो यूएन का या एफएओ का जो डेफिनेशन है वो ये है कि 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी होगी तो उसको फॉरेस्ट मानेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है फॉरेस्ट के लिए। फर्दर फॉरेस्ट जैसे अब हम बात ही करें कि रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ने तो मार्क किया ही होगा। सो स्टेट का जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो मार्क करता है कि कौन सा जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाएगा और कौन सा नहीं। तो वो कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं, जो ट्रेडिशनल जो नाम चले रहा है तो उनको ही फॉलो कर लेते हैं। सो ऐसा हो सकता है कोई लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रखी हो लेकिन वहां पे एक पेड़ ना हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो कैनोपी डेंसिटी है उसका डायरेक्टली रिलेशन पेड़ से है, पेड़ होने चाहिए तभी उसको फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई डेफिनेशन अभी तक एज सच नहीं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेस्ट नहीं डिक्लेयर करता, फॉरेस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का वो होता है जुरिडिक्शन मोस्टली। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है जब वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना, वहां पे वो कर सकता है, ऑप्शनल होता है। बट ज्यादातर नेशनल पार्क ही डिक्लेयर करता है, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉरेस्ट तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है ना? हाँ, वाइल्ड लाइफ और वो फॉरेस्ट तो कॉन्करेंट है, लेकिन मोस्टली स्टेट डिफाइन करता है फॉरेस्ट को, मतलब डिक्लेयर करता है फॉरेस्ट को। वाइल्ड सॉरी क्या नाम बोलते हैं, जो सेंटर का रोल होता है मोस्टली नेशनल पार्क डिक्लेरेशन में आता है, और वहां पे भी वो बहुत कम ही डिक्लेयर करता है, बहुत रेयर केसेस में डिक्लेयर करता है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही उनको जाता है। नेशनल पार्क का एरिया बढ़ाना या घटाने का काम स्टेट भी तो कर सकती है, मतलब अगर उसका एरिया इंक्रीज करना हो तो। वो बिना उसके अप्रूवल के नहीं कर सकते, एनबीडब्ल्यूएल के, विच इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का इस टॉपिक पे? Bamboo is a minor forest produce as per this act. True or false? ये PYQ है। PYQ था। सो बैम्बू पे ही फॉलो अप कर। हाँ, कंप्लीट करो। काफी नाम है इसमें, देख लेना ना। बैम्बू है, ब्रशवुड है, ठीक है, केन है, कोकोन्स, हनी, वैक्स, सब कुछ है, तो एक बार देख लेना इसमें। क्या है, किसी को पता है क्या स्टम्प्स? क्या बोला दीप्ति आपने? मैं पूछ रही हूँ स्टम्प्स क्या है, किसी को पता है क्या? स्टम्प्स या लैक? यार वो ट्यूबर तो ऐसा टाइप का कोई पेड़ पौधा लगाना है, मुझे पतला। ट्यूबर्स तो वैसे आलू जैसे वो होते हैं ना, उनको बोलते हैं ट्यूबर्स, बट आई थिंक कुछ ना कुछ ये उन्हीं प्लांट्स के रिलेटेड ही चीजें हैं, तो एक बार चेक कर लेना क्या क्या है। राइट। ऑलराइट, सो बैम्बू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सो बैम्बू इज अ ट्री, ट्रू और फॉल्स? False. It's a grass. Correct. And India is the largest producer of bamboo. True होगा, false होगा? ट्रू है। ट्रू। एक्चुअली फॉल्स है, चाइना में ज्यादा होता है।
भी वही है क्या? ओके, ठीक है। और बैम्बू का फ्लावरिंग ईयर्स 12, मतलब 12 साल में बैम्बू में फ्लावर आता है, करेक्ट है क्या? ट्रू। ट्रू है, तो देख लेना काफी लंबे समय बाद उसके अंदर फ्लावरिंग होती है बैम्बू के अंदर। एंड पांडास जो होते हैं, पांडा, वो एक्सक्लूसिवली फीड करता है बैम्बूज के ऊपर। ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। हाँ, ये भी ट्रू है। तो बैम्बू के बारे में ये फैक्ट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बोल्ड इनिशिएटिव है बैम्बू के कॉन्टेक्स्ट में, बोल्ड, BOLD, बोल्ड, ये क्या है? शायद बैम्बू प्रोडक्शन पे। हाँ वही होगा ना। तो बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट एरिया, ये KVIC का है, विलेज फार्मिंग इंडस्ट्री रखना है इसको। अच्छा, ये ट्राइब्स के राइट डिसाइड कौन सी मिनिस्ट्री करती है? MRCC। ट्राइबल अफेयर्स करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किसी के यार बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, तो यार माइक ऑफ कर लो अगर पूछ नहीं रहे तो कुछ। थैंक्स। नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है 6.3 जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट। सो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है क्या? चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। एज क्या बता रखे है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, मतलब चाइल्ड किसको कंसीडर करेंगे, तो कोई एज है क्या इसके अंदर? 14 years है, सॉरी 16। एक्चुअली जुवेनाइल के अंदर ना, मतलब जुवेनाइल में एज सच 18 ईयर से कम का जो पर्सन होगा उसको जुवेनाइल डिक्लेयर कर रखा है, बट उसमें भी कुछ डिस्टिंक्शन कर रखे हैं कि अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज तक उसको पूरी तरह जुवेनाइल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई हीनियस क्राइम है, जैसा प्रॉब्ली अगर आपको पता ही होगा, एक फेमस केस भी था निर्भया वाला, इसके बाद ये थोड़ा सा आवाज आया, मतलब लोग ये चीज कर रहे थे आर्टिकुलेट के ना उसको एज अ अडल्ट ट्राई करना चाहिए, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो हीनियस क्राइम्स के केस में उसको अलग से ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, अगर 16 to 18 के बीच में है तो। वो वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें दे हैव रीडिफाइंड सीरियस क्राइम्स, इस वाले अमेंडमेंट में, नॉट हीनियस क्राइम्स। तो ये इसमें जो इन्होंने रीडिफाइन किया यार, देखो पहले लेफ्ट साइड में देखो सीरियस ऑफेंस में लिखा 3 to 7 ईयर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। जो इन्होंने राइट साइड में देखो रीडिफाइन में लिखा है मिनिमम प्रिजनमेंट होनी चाहिए 3 से 7 वाली, ठीक है। फिर नीचे बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रिजन, ये सेकंड लाइन का क्या मतलब है? नॉट लेस देन 7, मोर देन 7, ये क्या चक्कर है इधर? इसमें मैक्सिमम जो है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 7 years, बट नो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम ऑफ लेस देन 7 years। अच्छा, मतलब शायद यहाँ पे मैक्सिमम, लाइक मैक्सिमम 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम नहीं होना चाहिए, बट मिनिमम पे कोई ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन, मतलब जैसे मिनिमम में आप कितने भी ये दे सकते हो, लाइक 3 to 7 लेके मिनिमम में इम्प्रिजनमेंट कितना भी दे सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन अगर आप मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो तो वो मोर देन 7 होना ही चाहिए। हाँ, मेरे को भी ये लग रहा है। फिर मोर देन 7 देंगे हम लोग तो फिर वो हीनियस में आ जाएगा ना, थोड़ा टेक्निकल है, छोड़ो चलो।
अच्छा, जुवेनाइल के अंदर फिर 16 से कम वालों को चिल्ड्रन बोल रहे हैं ना, और 16 से 18 वालों में सिर्फ वो जो एक्सेप्शन के वो हीनियत रहेगा तो ही उसको अडल्ट बोलेंगे, 16 से 18 के बीच में, ऐसे ही है ना? सो रेनिसा, आपका ऑडियो अभी भी नहीं आ रहा है यार प्रॉपर्ली। हाँ, तो ना उसमें बेसिकली क्या है कि 16 और 18 वाले में भी ना तब कंसीडर करेंगे जब क्राइम हीनियस हो, ठीक है, मतलब कोई क्राइम ऐसा खतरनाक कर दिया तब उसको कंसीडर करेंगे। एंड वो भी कमेटी वगैरह जांच करेगी क्या उसकी उतनी मेच्योरिटी थी, मतलब वो मेंटल मेच्योरिटी को भी नापेंगे कि क्या वो जो पर्सन था वो उतना मेच्योर था। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 16 साल का बच्चा था लेकिन उसमें मेच्योरिटी 21-22 साल वाली उसने वो काम कर दिया, तो वो मेच्योरिटी को कंसीडर करते हैं। तो वो कंडीशनल होता है, उसमें कमेटी बैठती है, वो फिर डिसाइड करती है कि ट्राई किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर सिंपल पेटी वेटी केस है तो उसमें वो 18 के अंडर वाला ही चीज कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में पहले था पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, हाँ ये सब तो ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस था पहले, लेकिन अभी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल किया है। पहले कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल था, मतलब थोड़ा रिलैक्स किया गया है यहाँ पे। हाँ, तो थोड़ा सा ऑड लगता है कि ये चीज क्यों करी है। मतलब मैंने भी एक बार पढ़ा था, आई वाज कंफ्यूज कि यार नॉन कॉग्निजेबल गलत तो नहीं लिख दिया। मैं चेक किया तो स्टेटमेंट एकदम सही है, इन्होंने रिलैक्स कर दिया। तो थोड़ा ऐसा ऑड सी चीज है कि इन्होंने ऐसा स्ट्रिंजेंट क्राइम जो इन्होंने रिलैक्स कर दिया। तो थोड़ा सा एक एक रेड फ्लैग देख लेना कि ऐसा फंसा सकता है कि यहाँ पे इजीली कॉग्निजेबल दे देगा और नॉन बेलेबल दे देगा। तो जनरली हमें लगेगा कि ट्रू है, बट वो ट्रू नहीं होगा। अब वारंट जरूरी है इस ऑफेंस के लिए, ठीक है। मतलब शायद फॉल्स केसेस कम करने के लिए ऐसा समथिंग। हाँ, मे बी। सो कुछ मैं एक्ट्स पूछता हूँ जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो थोड़ा अलग अलग कर रखा है, तो आप लोग बताना कि एज क्या है उस चाइल्ड की उस एक्ट के अंदर, ठीक है। सो ऑडियो सबको आ रहा है ना? यस। हाँ, तो प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको हम जानते हैं पॉक्सो एक्ट के नाम से, तो उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? 18 से कम। करेक्ट, 18 से कम जो है वो इन सबको चाइल्ड उसमें माना गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन, जो हम आर्टिकल 21A के अंडर भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर चाइल्ड का एज क्या माना गया है? 6 to 14। करेक्ट, एकदम सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें चाइल्ड किसको माना गया? उसमें 16 होना चाहिए, नहीं, लेकिन 18 से, हाँ 18 ही बोलेंगे, वो स्पेशल केस है, ठीक है, वो 16 से 18 वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो इसमें किसको क्या एज मानी गई है चाइल्ड की? 16 है क्या? नहीं, 18 नहीं, मतलब डिस्टिंक्शन है इन रिस्पेक्ट टू गर्ल एंड मैन। तो अब आइडिया आ गया होगा कितने कितनी है, वो बता दो। 18 और 21, 18 इन केस ऑफ फीमेल एंड 21 इन केस ऑफ अ मेल, ठीक है। तो चाइल्ड एज में यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट एक एक्ट की मैं बात करूं प्रिवेंशन ऑफ या चाइल्ड लेबर एक्ट, तो उसमें क्या है? 14। करेक्ट। तो मतलब ऐसे थोड़ा एज का ना अलग अलग एक्ट्स के अंदर अलग अलग एज माना हुआ है। जैसे एक माइंस एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो किसी को आइडिया माइंस एक्ट में कितना है चाइल्ड का एज? 15 है क्या? बहुत सही, 15 है। तो ये थोड़ा सा ना, मतलब ये एक वो कहते हैं कि ना थोड़ा इंडिया में ये जो ज्यूरिडिक्शन है कि एग्जैक्टली आप चाइल्ड किसको कंसीडर करोगे वही प्रॉपर्ली डिफाइंड है। हर एक्ट के अंदर अलग इसका वो पड़ता है प्रोविजन, ठीक है। सो या
पॉस्को के अंदर हमने 18 ईयर्स इंक्लूडिंग लेस लिया है या फिर 18 तक लिया है? अप टू 18। ठीक है, कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा इसमें टॉपिक में? ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। हेग कन्वेंशन किस चीज के बारे में? Inter-country child adoption. करेक्ट। सो ऐसा कोई बच्चा जो कन्फ्लिक्ट में आ जाता है लॉ में, या फिर अपना दूसरी कंट्री में पहुंच जाता है किसी कारण से, तो फिर उसके लिए वो हेग कन्वेंशन है, ठीक है, उसको इन्वोक किया जाता है, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड भी साइन कर रखा है, ठीक है, सो वो भी चीज इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछता हूँ। सो अडॉप्शन के बारे में एक क्वेश्चन है। सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो फाइनल अथॉरिटी, मतलब फाइनल अथॉरिटी होता है, हु बेसिकली इंश्योर्स दैट अ स्पीडी डिस्पोजेबल ऑफ केस टेक्स प्लेस इन रिस्पेक्ट टू अडॉप्शन ऑर्डर। तो ट्रू होगा फॉल्स? ट्रू है, बट इट कैन बी अपील्ड। सो हाँ, मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला था, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो पावर है, ठीक है। कूल है। तो उसके अलावा एडीएम भी जो होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको भी इसके अंडर पावर दिया हुआ है, ठीक है। एंड अगर इसी सिचुएशन में अगर अपील लाई करते तो अपील किसको लाई करेगा? सिविल कोर्ट। नहीं, डिविजनल कमीशन। पहले था, अब ये उठा के चेंज कर दिया इन्होंने, सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया। करेक्ट। सो कितने टाइम के अंदर डिस्पोज होना चाहिए केस डिविजनल कमिश्नर के पास? 30 days। अरे दीप्ति जी, आज क्या कर रहे हो? सॉरी। should be in 30 अरे days. सॉरी। हाँ, ठीक है, तो ये याद रखना 30 डेज के अंदर अपील करनी है, और केस को डिविजनल कमिश्नर को 4 वीक्स के अंदर डिस्पोज करना है, ठीक है। सो ये डिफरेंस था। ऑलराइट, आई थिंक हाँ। सो ऑल द ऑफेंसेस pertaining, मतलब all the heinous crimes under the new amendment will be tried under session court. True or false? Guys, by the way, almost same है 30 days and 4 weeks. हाँ, 2 दिन का डिफरेंस है लेकिन। राइट। कूल है, हाँ, ठीक है, टेक्निकली ले सकते हैं। तो ये बताओ कि सारे जो क्राइम्स हैं अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, दे आर ट्राइड अंडर सेशन कोर्ट। सो ट्रू और फॉल्स? चिल्ड्रन कोर्ट आई थिंक, और विच इज इक्विवेलेंट टू सेशंस, ऐसे बोला है। करेक्ट। हाँ, मतलब पहले सेशन कोर्ट के अंदर हो रहा था, मतलब जो हीनियस क्राइम थे वो सेशन कोर्ट के अंडर हो रहे थे, बट अब जो है सारे जो क्राइम्स होंगे वो चिल्ड्रन कोर्ट के अंडर ही होंगे, ठीक है। ऑलराइट, और कोई क्राइटेरिया या और कोई क्वेश्चन है किसी का इसमें? तो नेक्स्ट पे चिल्ड्रन कोर्ट चलेगा। से ऊपर फिर अपील कहाँ करेंगे अगर अपील करना हो? यार एक्ट में तो लिखा नहीं था, तो प्रॉब्ली हाई कोर्ट होगा, और तो क्या होगा? आपको पता है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा था। एक्चुअली यहाँ पे तो लिखा नहीं है, तो हाँ ठीक है, तो रहने से हाँ कंफर्म करिए, हाई कोर्ट ही है। कूल है। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का?
प्रसाद सर कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ये था अदर इम्पोर्टेंट न्यूज वाला सेक्शन। तो सबसे पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021। सो इस पे कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं है उसके पास। इसमें यार So, टीम को लेकर दे दिए, बाकी कुछ काम का नहीं लग रहा है मेरे को। तो इसमें ये चीज बता रहा है कि 3 लेवल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल है। सो माय क्वेश्चन इज कि द फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल इज एट द ब्रॉडकास्टर लेवल, ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन समझ में आया? तो बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा। ट्रू है, ट्रू है। एट द लेवल ऑफ ब्रॉडकास्टर लेवल, मतलब जैसे आप देखते होगे टीवी वगैरह, जैसे तारक मेहता वगैरह देख रहे हो, तो नीचे आता रहता है अगर आपको शिकायत है तो फिर इस जगह पे वो करिए। तो पहला लेवल जो है वो ब्रॉडकास्टर का लेवल है। सेकंड लेवल क्या है इसके अंदर? सेकंड लेवल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर ब्रॉडकास्टर नहीं करता तो फिर कहाँ जाएंगे? ब्रॉडकास्टिंग एक बीसीसी वो है क्या? आई थिंक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है कोई, है ना, उसके अंडर बोला गया है। सो ब्रॉडकास्टर्स की ना एक एसोसिएशन होती है, जैसे अभी न्यूज की देखोगे तो एनबीएसए करके है, तो वैसे ही वो जो भी ब्रॉडकास्टर है उनका जो भी एक इंडिपेंडेंट अपना एसोसिएशन रहेगा उसके पास जाएगा। एंड जो थर्ड लेवल ऑफ जो ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा वो ये जो कमेटी लिखे हुए ना पॉइंट नंबर 2 में ही, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, तो उसके अंदर जाएगा। सो अब एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछता हूँ। जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, इट इज मतलब वो कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर फॉर्म रहती है, तो ट्रू या फॉल्स? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, तो जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो इट इज फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ट्रू और फॉल्स? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इंटर मिनिस्ट्री कमेटी जो थर्ड ग्रीवेंस लेवल ऑफ रिड्रेसल है उसके अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से होते हैं, तो ट्रू और फॉल्स? कोई 2-3 मिनिस्ट्री से होंगे, इंटर मिनिस्ट्री। करेक्ट। तो इंटर मिनिस्ट्रियल है तो उसमें सब होते हैं, डिफेंस से भी आ जाता है बंदा, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन वाले से भी आ जाते हैं, तो सबसे आ जाते हैं। या सो ये बताना कि इसको कोई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को अब इस रूल्स के अंडर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है क्या? ठीक है, कोई अभी भी स्टैट्यूटरी बैकिंग है नहीं है सच। ठीक है, ऑलराइट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफर बिल 2021। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, इसी एक्ट के अंदर जो सिनेमा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है और सीबीएफसी वो बना है, ट्रू या फॉल्स? सिनेमाटोग्राफी 1952 वाला एक्ट है ना, दिया है। सो वो इसी के अंडर बना है। ठीक है, सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 वाले में। ओके, करंटली मूवीज का जो सर्टिफिकेशन था उसमें 4 लेवल्स थे या 4 कैटेगरीज थी, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। करेक्ट। कितनी कैटेगरीज थी? 3। करेक्ट। तो वो यू वाला था कि आप अनरेस्ट्रिक्टेड कहीं पे भी इसका एग्जिबिशन कर सकते हो, दूसरा पेरेंटल गाइडेंस
फॉर चिल्ड्रन अंडर 12, तो उसका सिंबल UA रहता था, एंड लास्टली फिर एडल्ट फिल्म्स रहती थी। तो अब थोड़ा सा इसको और सब कैटेगराइज करने वाले हम लोग ये जो U कैटेगरी है इसमें फर्दर मतलब UA 7+, UA 13+, UA 16+। हाँ, तो मतलब वो बच्चों के लिए फिर गाइडेंस का लेवल रहने वाला है कि उनके अंदर भी हम देखेंगे कि कितना 7 ईयर्स वालों के लिए अप्रोप्रिएट है, कितना 13 ईयर्स वालों के लिए अप्रोप्रिएट है, एंड कितना 16 ईयर्स वालों के लिए अप्रोप्रिएट है। तो सबसे जो ग्रेडिंग है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्ट्रक डाउन द अपीलेट ट्राइब्यूनल रिलेटिंग टू CBFC। तो ट्रू है क्या? ट्रू। करेक्ट। तो ये अभी करंट अफेयर्स में थोड़ा पहले था, ये शायद नहीं डाला इन लोगों ने। पहले एक ट्राइब्यूनल होता था। कल ट्राइब्यूनल डिस्कस करा था ना, अच्छा डिस्कस किया था, ठीक है, कूल है। हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ऑल राइट देन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट है नेक्स्ट। कोई क्वेश्चन है किसी का? जो पूछना था वो अलग से हाईलाइट करके रखा है दीप्ति। सॉरी। ठीक है, राइट, वैसे करेक्ट। ठीक है, तो पता ही है टेनेंसी एग्रीमेंट करना है तभी जाके कोई रेंट के ऊपर अपना वो प्रेमाइसेस जो है वो आगे दे सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको ठीक है मैक्सिमम रखा गया है 2 महीने तक का फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, एंड 6 मंथ रखा गया है फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। एंड इसमें जो रेंट अथॉरिटी होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट करेगा, लेकिन विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सिविल कोर्ट्स को जो है वो एक तरीके से बार्ड रहेंगे फ्रॉम हियरिंग केसेस अंडर एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ मॉडल टेनेंसी एक्ट, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट चीज है। फर्दर कोई आप एसेंशियल सर्विस है वो अपने जो क्या बोलते हैं, जो भी लैंड जो भी टेनेंट है उसकी, हाँ, उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एंड अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि असम जो है वो पहला स्टेट बन गया जिसने ये टेनेंसी एक्ट जो है उसको इन्फोर्स किया, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पे चलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो NDPS एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है 2021, एंड काफी फेमस हो गया, अब तो सबको पता ही है क्या रीजन था। तो बता दो, कोई क्वेश्चन है तो किसी को पूछना हो इसके अंदर। तो ये applicable, this act is applicable retrospectively. सही है कहा? ट्रू, 2014 से लिया है। गवर्नमेंट वैसे भी रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट्स को लेके बहुत पॉजिटिव है, तो एंगल से लिया। सो एक चीज ये बताना कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, क्या वो इस एक्ट के अंडर बना है? हेलो, हाँ, क्वेश्चन सुनाई दिया बट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो इस एक्ट के अंडर बना था क्या? नो आइडिया। हाँ, सो वो एक्चुअली इस एक्ट के अंडर नहीं बना था, वो पहले ही बन गया था। शायद कोई गांजा कंट्रोल एक्ट करके कुछ था, या ड्रग्स कंट्रोल एक्ट करके कुछ था, उसके अंडर बन गया था। लेकिन ये एक्ट जब बना NDPS आई थिंक इन 1980s, तो उसके अंदर फिर सब्ज्यूम कर लिया गया, मतलब अब वो उसके थ्रू पावर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। सो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स? होम मिनिस्ट्री। गलत जवाब।
कोई और ट्राई करेगा? केमिकल है। गलत जवाब। एनी मोर बिड्स? अरे नो रेनेसा ने जवाब दे दिया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो होम मिनिस्ट्री बोल रहे थे ना, वो एनसीबी जो है, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, वो है एमएचए के अंडर। ठीक है, सो एक बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन है। बट फिर ये भी फाइनेंस मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे उसका सेंस ये है कि ना, इंडिया के अंदर नारकोटिक्स मतलब वो नहीं कि सिर्फ चरस गांजा फूक पीएमएलए। रहे हैं। हाँ, पीएमएलए भी है, बट ये चीज है कि ना, कोई लोग जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी उगा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है, ये बेसिकली लाइसेंसेस भी देता है लोगों को वो चीज उगाने के लिए। ठीक है, और वहीं पे एनसीबी का जो काम है वो केवल उसका जो इलीगल ट्रेड जो है या फिर स्मगलिंग वगैरह जो है उसको कंट्रोल करता है। तो वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है प्योरली। बट ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है वो इन्वेस्टिगेटिव भी है प्लस लाइसेंसिंग भी करता है। ठीक है, सो ये डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। ठीक है, और एनसीबी जो है वो एक्सक्लूसिवली इस एनडीपीएस एक्ट के अंडर ही बना था। या और कोई क्वेश्चन किसी का? तो एक चीज बताना, एनडीपीएस एक्ट इज मतलब कोई अगर किसी को पकड़ा तो इट्स कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ट्रू और फॉल्स? कॉग्निजेबल है, यस, ट्रू। करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसीलिए वो बेचारा अभी वो कौन एग्जैक्टली। पकड़ा गया था, जो भी पकड़ा गया था वो बाहर नहीं आ पाया था। ठीक है, कौन बेचारा? शाहरुख खान सन। बेचारा बोला क्या संजय सर ने? नहीं, अरे मैंने कुछ सच नहीं में बोला। बेचारा। मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो इसके अंदर इनको राइट भी रहता है कि वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं एनसीबी के, दे कैन अटैच प्रॉपर्टी अराइजिंग आउट ऑफ एनी मनी विड्रॉन फ्रॉम एनडी मतलब नार्कोटिक स्टेट। तो ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा? फॉल्स। नो ये ट्रू ट्रू। नहीं ट्रू है, हाँ, ये तो उठाता है कुछ भी। ट्रू है। तो मतलब बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है कि अगर गलती से किसी को पकड़ लिया तो फिर सब कुछ उसका बर्बाद हो जाएगा। मतलब सब कुछ ले सकते हैं बिना अभी उसको गिल्टी प्रूव करे। सो इसलिए थोड़ा स्ट्रिंजेंट एक्ट है, इसीलिए बोल भी रहते हैं कि इसको थोड़ा रेक्टिफाई करो। तो वो पीएमएलए वाली चीज भी आ गई है ना, कि अगर आपने वो पैसे को, बेसिकली आइडिया इसमें यही है कि मेजरली प्रॉपर्टी वो अटैच करनी है जो उस ट्रेड के थ्रू आपने परचेज करी हो। तो एक तरीके से ब्लैक मनी जो है उसको वाइट करने की कोशिश करिए। तो पीएमएलए के अंडर भी होता है, बट यहाँ पे एनडीपीएस में वो प्योरली ये चीज देखते हैं कि ड्रग्स के पैसे से आपने ऐसा कुछ खरीदा है कि नहीं खरीदा। ठीक है, सो वो एनडीपीएस का सोल ऑब्जेक्टिव होता है। अदरवाइज पीएमएलए के अंडर मोस्टली ईडी देखता है। ठीक है, अगर और किसी तरीके से आपने ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके कोई प्रॉपर्टी वगैरह या और कोई ट्रांजेक्शन करी है तो। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सो नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल एंटी डोपिंग बिल। तो ये बता दो इसके बारे में, किसी के पास कोई इन्फो हो तो। क्वेश्चन है इसके ऊपर, बॉडी सस्पेंड एनडीटीएल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी, तो वो कौन सा एक्ट के अंदर पड़ेगी, तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है? एक बार रिपीट करना है क्वेश्चन को रहेगा। आई थिंक क्वेश्चन वाज एनडीटीएल कौन से एक्ट के अंदर या कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर बनी, वही क्वेश्चन है। करेक्ट, वही क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है ये वाली बॉडी, और एक्ट
तो पता नहीं, बट मैं ढूंढ के डाल दूंगा। मैं जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। NDTL was suspended by World Doping Agency. ट्रू। डोपिंग या एंटी डोपिंग? Anti-doping agency. किस लिए? कुछ एथलीट्स पकड़े गए थे ना हमारे कोई टूर्नामेंट के इसमें। हाँ, मतलब we were like not framework से technical requirements we were not. हाँ, मतलब हम लोग यहाँ से NOC लेके पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट देन दे क्रॉस चेक तो प्रोसीजर ही गलत था, तो उन्होंने सस्पेंड कर ही दिया, एथलीट्स को ही वापस भेज दिया। हाँ, तो हेलो रेनेसा, अभी भी ना ऑडियो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जैसा आ रहा है, मतलब सही नहीं आ रहा आपका ऑडियो। राइट। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का auditing work is done by a private auditing agency. True है या false? ट्रू है ना? Government appointed private auditing agency. ट्रू है ना? नहीं, false है, क्या करेगा? सॉरी, हाँ क्या है? Right. ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी के इस पे? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं ना फिर। Right. So Khasi Hills Autonomous District Inheritance of Property Bill 2021. So इस पे कोई क्वेश्चन है क्या? Khasi is a patrilineal society. False. Matrilineal है। ठीक है। The eldest daughter inherits the property of the family. True या false? False है क्या? Yes. Youngest daughter inherits the property. So is this true कि ये मेट्रियार्कल सोसाइटी भी है? ट्रू। तो एक्चुअली मेट्रिलिनियन में और मेट्रियार्कल में डिफरेंस होता है। सॉरी। हाँ, मतलब काफी बार हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन इन दो वर्ड्स में डिफरेंस होता है। मेट्रिलिनियल मींस कि हम मदर का नाम यूज करें। जैसे अभी क्या होता है कि मतलब मोस्टली इंडियन कम्युनिटी में तो यही होता है कि जो आप मदर होते हैं वो फिर फादर का जो पेरेंटल नेम जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो पेट्रियार्कल होता है। लेकिन मेट्रिलिनियल के अंदर जो मदर का जो नेम होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। So, आर्की जब आएगा वो पावर इक्वेशन भी आता है। करेक्ट। पेट्रियार्कल के मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है। तो इंडिया में मोस्टली ना हम लोग देखते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी रहती है, एंड जो मतलब फादर होते हैं वही हेड ऑफ दिस होते हैं फैमिली में जनरली, ठीक है। बाकी जहाँ पे मेट्रियार्कल होता है वहां पे मदर होती है हेड ऑफ द फैमिली। बट खासी इज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी एज वेल एज मैट्रिलिनियल। दोनों है क्या? हाँ, ऑप्शन यहाँ में पे पड़ा तो है। इधर तो एक ही दिया सर, इधर तो एक ही दिया है, इसलिए इधर एक ही दिया है, बट हाँ। आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है क्या आपका ऑप्शनल? हाँ जी सर। अच्छा, फिर बढ़िया है। अरे क्या बढ़िया, मार्क्स नहीं आते। ठीक है, बट ये मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल दोनों है सोसाइटी। तो प्रसाद सर हिस्ट्री
हिस्ट्री में बता दीजिए, कोई ऐसा कोई किंगडम था जहाँ पे मेट्रिलिनियल सिस्टम चल रहा था। हाँ, ये देवराय ना, कृष्णदेवराय। नहीं, गौतमीपुत्र किंगडम, सतकर्णी था ना, गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र नाम हाँ, भी यूज किया था करेक्ट उसने। करेक्ट। करेक्ट। तो कौन सा वो किंगडम था? सातवाहना था ना वो। सातवाहन, हाँ। सातवाहना। राइट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ये बिल पास किया था ना, तो फाइनली ये बिल पास होगा कि नहीं, ये इट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स, इट्स द गवर्नर। स्टेट फॉल्स। का स्टेट लेजिस्लेचर है। It's state legislature, not government. सॉरी, स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ, राइट। तो ये राइट ऑफ पासिंग अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ अल्टीमेटली रेस्ट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ सॉरी, लेकिन वो लागू होगा कि नहीं लागू होगा ये तो वही डिसाइड करेगा ना, गवर्नर साहब, ऑन एडवाइस ऑफ एडीसी। हाँ, नहीं, मतलब अगर उनको लागू नहीं करना है तो हाँ वही। हम्म, ऑल राइट। सो बाकी 3 एडीसी बता दो तो मेघालय में, मतलब ये तो एक होगी, बाकी 3 एडीसी का नाम बता दो। गारो, केरो, जैंतिया। खासी, जयंतिया, तीनों ट्राइब्स हैं, तीनों हिल्स हैं वहाँ पे। हाँ, तीनों हिल्स भी हैं, तीनों ट्राइब्स भी हैं, तो वो भी चीज सही है। तो एक ही असम में भी, अच्छा, असम, एक बात बताओ, ईस्ट टू वेस्ट ये हिल्स कहाँ पे आते हैं? गारो, खासी, जयंतिया। यही यही सीक्वेंस है। ठीक है। मेघालय का पार्ट है, पेनिनसुला का है? नहीं, हिमालय का है पेनिनसुला? पेनिनसुलर, हिमालय पेनिनसुला। का नहीं, पेनिनसुलर है। एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ पेनिनसुला। हाँ, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से कट हो गया है शायद। अच्छा, एक फोल्ट है बीच में जो उसको अलग करता है, वो कौन सा फोल्ट है? वेस्ट बंगाल में है ना? मालदा फॉल्ट। हाँ, मालदा मालदा। फोर्ट। मालदा प्लेटू भी था ना वैसे वहाँ पे। अभी तो फॉल्ट ही है, बाकी हाँ प्लेटो भी रहा। हाँ, ओके, तो असम में जो 3 एडीसीज है उनका भी नाम बता दो फिर। असम में एंगलोंग है एक, तो कार्बी एंगलोंग करके कुछ। कार्बी आंगलोंग, हाँ बस उतना ही, कार्बी आंगलोंग ही है। एक ही है ना? कितना है? 3 है? यू श्योर सर? कहाँ गायब हो गए? संजय सर। यस, आई एम हियर। कंफर्म कर रहे हो क्या? नहीं, मैं बताने वाला था, मैं थोड़ा एक काम आ गया था। सो कार्बी एंगलोंग है एक, तो सही बोला, वहां पे वो भी मिलता है काजीरंगा, ठीक है, कार्बी एंगलोंग में ही है। दूसरा है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है, और तीसरा मुझे नहीं याद आ रहा है। बोडोलैंड था, कार्बी एंगलोंग था, दार्जिलिंग था क्या? एक सेकंड, लेट मी चेक। रिसेंट कार्बी एंगलोंग भी न्यूज में था ना लास्ट ईयर, काफी प्रोमिनेंट था। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट और 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में अग्रीमेंट। इंसर्जेंट नॉर्थ कचर। हाँ, नॉर्थ कैशर। तो कैशर लेवी है ना, एक फोर्स थी, अब उसका नाम चेंज होके वो बन गया है असम राइफल्स। तो वो भी इम्पोर्टेंट काफी न्यूज में था, ठीक है। राइट, ठीक है। उसका भी बता दो, मिजोरम का। चकमा मारा लाई। करेक्ट, सही। और त्रिपुरा का त्रिपुरा ही है, त्रिपुरा और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करके है। करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंट्रल अमेंडमेंट हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इस पे कोई क्वेश्चन है?
बस आई उतना थिंक ही है फैक्ट इसमें। करेक्ट करेक्ट फैक्ट ये है कि बस यहाँ पे एक सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा जो कि लद्दाख के अंदर बन रहा है, तो या ठीक है, नेक्स्ट। Chancellor of a state university is appointed by. गवर्नर। He appoints someone or प्रेसिडेंट. he himself is the chancellor. ही इज द चांसलर। Correct. He's the ex officio chancellor. मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्फ. हाँ, अभी केरला में लफड़ा हो गया था ना, वो कौन सा वो नहीं नहीं, गवर्नर थे, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं बनना. हाँ हाँ, उन्होंने भी करा था, महाराष्ट्र में भी वही हुआ है कि पावर्स निकाल दिए है। मतलब स्टेट राइट. गवर्नमेंट इज पास्ड रूल कि हम डिसाइड करेंगे चांसलर कौन बनेगा, ऐसे करके। राइट, करेक्ट. ठीक है। हाँ, लद्दाख में एक भी चीज था लद्दाख में भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रपोज करा है ना अभी रिसेंटली। उन्होंने तो देश नो लिखा है, बट शायद कुछ प्रपोज करा है ना लद्दाख में। ये ऊपर लिखा था वो सिंधु यूनिवर्सिटी. अच्छा, ये साइड, ओके, ठीक है ठीक। सो एक थोड़ा सा पुराना ही टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछना था, वो सिनेमेटोग्राफी वाले उसके ऊपर. सो करंटली कॉपीराइट के बारे में, मतलब इंडिया में कितने साल तक कॉपीराइट अवेलेबल होता है? 10 years। रॉन्ग. 20 years। रॉन्ग. 15 है फिर। वो भी रॉन्ग. ये 4-5 ही तो है बात है, और क्या। नहीं, कॉपीराइट जो था वो 60 years तक अवेलेबल रहता है. अरे एंड मैं लेट्स से अगर कोई जैसे, आई सेड 60। अरे सर बोला था क्या? हाँ, अच्छा, फिर मेरे को सॉरी सुनाई नहीं दिया. तो 60 है, लेकिन एक और क्लॉज भी है कि लेट्स से अगर मैं कोई राइटर हूँ और मैंने कोई बुक लिखी है तो मेरे लाइफ में तो रहेगा ही, लेकिन मेरी डेथ के बाद 60 years तक और रहेगा. ठीक है, तो वो भी कैveat है उसके अंदर. ठीक है. और लेट्स से कोई मूवी है तो मूवी के जिस दिन पब्लिश हुई है वहां से फिर वो 60 years गिने जाएंगे. वो पार्ट से इम्पोर्टेंट है ना, किसका क्या कौन से लिमिट तक है इंटेलेक्चुअल में, वो थोड़ा देख लेना. सो एक और फॉलोअप क्वेश्चन है कि मतलब ट्रू और फॉल्स ही बताना. द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज नॉट नेसेसरी टू एनफोर्स आईपी राइट्स. ट्रू और फॉल्स? Registration of copyright is not necessary to enforce IP rights. तो ना चाहिए. ट्रू 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 हो सकता है। हाँ, करेक्ट है. मतलब कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. आपने अगर मूवी पब्लिश कर दी अपने नाम से तो हाँ, मतलब आपके पास रिकॉर्ड है कि भैया मैंने पब्लिश कर दिया, तो फिर ठीक है, बस इतना ही चाहिए. एक्चुअली वन मोर थिंग, हाँ, कुछ कभी कभार ये हो जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कोई फोक सॉन्ग को उठाया जाता है, लाइक ओल्ड फोकलोर, तो कोई फोक सिंगर रहता है, so he invokes IP rights even though he doesn't have a copyright, तो उन पे केस भी लग सकता है. हाँ, मतलब वो फिर बहुत सारा वैसा इश्यू हो गया ना कि फोक सॉन्ग हो गया, तो फोक सॉन्ग पे तो किसका राइट हो सकता है? वो ऐसा कोई कम्युनिटी है फोक या नहीं तब बोल से रही हूँ, मतलब हाँ, वो लाइक इट इज इन यूज, बट इट वाज sung by the folk singer for the first time, ऐसा कुछ रहता है, लेकिन हाँ, मतलब हाँ, लाइक बहुत सारी टेक्निकलिटीज हो जाते हैं कि ट्यून चुरा लिया या लेट्स से करेक्ट लिरिक्स करेक्ट, चुरा लिया, तो वो बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं. तो हाँ, उनमें से कोई ऐसे although they कोई don't have copyrights, they still invoke IP rights. राइट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं ना. वुमेन्स राइट इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. तो ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक लास्ट ईयर पास किया था. तो कोई कुछ इसमें एडिशन है क्या? एडिशन तो नहीं है. ठीक है.
ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना। बस इतना देखना है, ये अच्छा सक्सेशन एक्ट इज 56 एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज 1961। हाँ ठीक है। किसी को आईपीसी सेक्शंस याद है? नहीं यार, वो तो नहीं याद है। अब तक तो लगी इतना नहीं भी है। हाँ, वो तो कोई आईपीएस बनोगे तब पढ़ने का फायदा है। ठीक है। अच्छा, कौन से इनको वर्ड बता वुमेन दो? को पलाश सर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सर। वुमेन को इनहेरिटेंस कितना मिलता है हिंदू वालों में? 50-50 है ना, मतलब जितना डिजर्व करती है इक्वली। हाँ, इक्वल इक्वल। मुस्लिम को? मुस्लिम को कुछ नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता है ना, कितना मिलता है मुझे बता। वो नहीं पता। हाफ मिलता है शायद मेल के। अगर क्या बोलते हैं, भाई का शायद उसका 1/3 मिलता है शायद उसको, अच्छा, अगर भाई है तो उसका। और अगर वो डिवोर्स वगैरह ले रहे तो पति का उसको 1/8 मिलता है। अच्छा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउरी का डेफिनेशन दिया है क्या वैसे ही इसमें, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में? इसमें तो दिया ही होगा ना। एक्ट में तो दिया होगा शायद। वो लास्ट लाइन लिखा है ना, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल गिवन ड्यूरिंग इन कनेक्शन विद मैरिज। बट ऐसे बोला जाता है कि डाउरी इज गिवन बाय हर पेरेंट्स टू दैट लेडी, नॉट टू हर हस्बैंड, ऐसे बोला हाँ, जाता तो है। वो इनहेरिटेंस हो जाएगा ना, डाउरी के अंदर नहीं आएगा। अरे ठीक है। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है। ऑलराइट, सो सीबीआई एंड ईडी के बारे में ये क्वेश्चन आर्टिकल है, तो कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ ये, हाँ दीप्ति आप पूछ लो। हाँ तो ये सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सही है या गलत? फॉल्स। राइट, नॉट स्टैट्यूटरी। सीबीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, ट्रू। इसमें इन्होंने न्यूज शायद हाफ, मतलब आधी न्यूज दी है। पीरियड एक्सटेंड कराया है 4 से 5, बट विद सम कंडीशंस, लाइक 2 से फिर 3, 3 से 4, मतलब एट ए टाइम वो 1 साल ही बढ़ाएंगे अगर वो कोई कंडीशन डाली उन्होंने, वो अगर अपना मीट करते हैं डायरेक्टर्स एंड तो ही वो एक्सटेंड करेंगे। सो इट्स नॉट दैट कि 2 साल के बाद सीधा 5 साल में लेना होगा, 2 का होगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5, ऐसे है ना इसमें। राइट। करेक्ट। So, CBI can proceed investigate cases in state without its consent. ट्रू होगा, फॉल्स होगा? Without state's government previous consent. ट्रू है, ओनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट। करेक्ट। मतलब डायरेक्टली नहीं जा सकते, कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, ऐसे बोल सकते। करेक्ट। बट यूटीज में कर सकता है, सुओ मोटो होता है वहां पे सीबीआई का। करेक्ट और फॉल्स? ट्रू। सॉरी, यूटीज में नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, पार्लियामेंट अगर नहीं कर सकता है किसी स्टेट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, तो यूटीज में कैसे करेगा? नहीं, यूटीज में कर सकता है। यूटीज में सुओ मोटो सीधा जाके सीबीआई एक्शन ले। अच्छा, वहां पे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टेट में परमिशन की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन है, सीबीआई कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो कौन सा मिनिस्ट्री है? पर्सोनल। किसी भी, हाँ सॉरी, पर्सनल। यस। कूल है। सो सीबीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर है,
ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सीवीसी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, सिर्फ पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल। यस माय मैन, करेक्ट। इसमें बहुत बार फंस जाते हैं। इतना दिमाग का है दोनों बॉडी की पूरा डिसेक्शन कर दिया। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास इसमें? एक कमेटी देख लेना बस। सो सीबीआई के डायरेक्टर के लिए कमेटी होती है, उसका मेंबर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या गलत था उसमें? स्पीकर नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। या स्पीकर होते हैं। हाँ, स्पीकर लोकपाल में होते हैं, करेक्ट। राइट। और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है 2 years का। ये ट्रू है क्या सीबीआई के? नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अरे सर, एक ही साथ 2 सेशन। 2 सेशन में शायद, पता नहीं। तो क्या ट्रू है फॉल्स है संजय? वो एक्चुअली ट्रू था, मतलब ट्रू ही था, क्योंकि ये जो नारायण केस है ना, एक नारायण केस, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली हेल्ड किया था कि 2 साल का सिक्योरिटी टेन्योर उनको मिलना ही चाहिए। एंड अभी ये जो नारायण क्या? कौन सा नारायण? विनीत नारायण ऐसा कुछ है ना? हाँ, विनीत नारायण है, करेक्ट। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 2 साल का टेन्योर मिलेगा ही मिलेगा उनको। एंड अभी ये राकेश अस्थाना एंड उनका केस हुआ था ना, वर्मा साहब थे उनका, तो तब भी ये थोड़ा न्यूज में था, तो वो याद रखना, ठीक है। एंड अभी तो पता ही है कि 2 से वो 5 साल कर दिया, लेकिन वो कंडीशनल, ठीक है। रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल सेम कमेटी बैठती है उसके अंदर और फिर डिसाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट करता है, सिलेक्शन कमेटी बैठती है। ठीक है, ईडी के बारे में बता दो। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फाइनेंस। करेक्ट। और क्रिएशन कौन से एक्ट के थ्रू आता है? रेजोल्यूशन से हुआ था। एनफोर्समेंट यूनिट करके था पहले। नहीं, पेरा के अंडर हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट। अभी कौन से एक्ट में कौन से एक्ट देखता है ये? फेमा तो एक्सक्लूसिवली शायद ईडी देखता है ना? हाँ, फेमा एक्सक्लूसिवली तो नहीं, बट कई और एजेंसीज हैं, जैसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट हो गई, और DRI है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस करके एक एजेंसी है। तो अगर तुम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखोगे ना, तो पता नहीं कितनी एजेंसी इकट्ठी कर रखी है। जैसे अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स भी उसके अंडर था, तो पहली बार कोई पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि यार NCB बना रखा है तो फिर ये क्यों है। तो ऐसा बहुत सारी एजेंसी बना रखी है इन्होंने, इंटेलिजेंस बेस्ड। तो उतने एंटी नेशनल्स भी हैं इंडिया। एंटी नेशनल का तो पता नहीं, बट हाँ वो है कि चोर है कि वो पैसा इधर उधर हवाला करते रहता है। तो सर क्या दम था सर, मेरे घर पे रेड मार दोगे। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस लाइक करप्शन इज डेल्ट बाय CVC एंड ED, तो डिफरेंस क्या है? CVC का ये ED का जो है ना, ये 2 एक्ट है, फेमा PMLA। अगर इनके अंडर कोई केस बन रहा है तब ED जो है वो एक्ट करेगा।
एंड सीवीसी जो है वो प्राइमरली गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसी है, तो गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के अंदर या किसी मिनिस्ट्री के अंदर, हाँ, किसी मिनिस्ट्री के अंडर कोई करप्शन हो रहा है, एंड फर्दर वो पीसीए जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसके अंडर वो बेसिकली ट्राई करता है लोगों से। ठीक है, तो केसेस विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीवी टू सीबीआई और सीबीआई टू सीवीसी, मतलब कौन किसको असिस्ट करता है? हाँ, सीबीआई असिस्ट करता है सीवीसी को। राइट। तो सीवीसी में ये सब आते हैं, आरबीआई, सिडबी एंड नाबार्ड, पीएसयूज वगैरह, वो सब उसमें आ जाते हैं, एंड दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस थिंग्स ओनली। फेमा सब तो कहना गलत होगा, क्योंकि सर्टेन ब्रॉडर उसका जुरिस्डिक्शन हो जाता है। हाँ, ब्रॉडर। So yeah, CVC, I think, चलो ठीक है, मैं ठीक है, तो नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। कनेक्टिंग ऊपर में सवाल था, लोकपाल का मेंशन था ना ऊपर कहीं, तो लोकपाल के चेयरपर्सन की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो, इफ देयर इज एनी क्राइटेरिया एज सच? तो 45 होनी चाहिए, वो थोड़ा देखना एक बारी, 45 मिनिमम एज चाहिए चेयरमैन की। इस लक्ष्मीकांत में देखना है क्या? मतलब कंफर्म है 45। ठीक है। हाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। सो ये बताना स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? यस। करेक्ट। सो ये बेसिकली इट्स अ वॉचडॉग फॉर इंडियन न्यूज। ट्रू रहेगा क्या? ट्रू। एक्चुअली ये ट्रू नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉचडॉग सिर्फ इंडियन प्रेस के लिए है। मतलब जो वो प्रिंट आउट करके आता है ना, हार्ड कॉपी वाला, उसके लिए है। डिजिटल के लिए एक अलग एजेंसी है, तो डिजिटल के ऊपर इनका कोई ऐसा दायरा नहीं है या कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और टेन्योर जो होता है 3 years का रहता है। और किसी मेंबर को ऐसा 6 years से ज्यादा अपना जो ऑफिस है वो नहीं रख सकता अपने पास। तो ये याद रखना, केवल प्रिंट मीडिया के लिए है, डिजिटल मीडिया के लिए अपने अलग अलग अथॉरिटीज हैं। जैसे एक शायद एनबीएसए है, तो वो है, एंड एनबीएसए और फिर एक और एजेंसी है, तो वो उन लोगों ने फैक्शंस बना रखे हैं अपने अपने। अभी हमने वो केबल टीवी एक्ट वाला देखा था ना, तो उसमें बेसिकली बोल रखा था कि 3 levels होने चाहिए, तो उसमें जो सेकंड लेवल है वो उसमें एनबीएसए आता है। बट एक पत्रकार हैं, शायद उनका नाम क्या है यार, अर्नब गोस्वामी, तो उन्होंने भी अपनी एक एजेंसी बना रखी है, मतलब एसोसिएशन बना रखी है। वो न्यूज में 2 चलती है, तो दोनों को देख लेना एक बार। राइट। क्या बोला पत्रकार? मतलब थोड़ा भी समझ जाओ। राइट। और नेक्स्ट पे चलते हैं ना, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? हाँ, 1993 में एक्ट आया था इसके साथ ही, एनसीबीसी के साथ। मतलब पहले थी, अब नहीं है स्टैट्यूटरी बॉडी, अब सिर्फ एग्जीक्यूटिव टर्म्स पे चल रही है। अच्छा। हाँ, तो अभी एक सनसेट, हाँ, एक सनसेट क्लॉज टाइप का रहता है। जैसा पहले बोलते थे ना कि ना एंग्लो इंडियंस के लिए 10 साल के लिए रहेगा, या फिर SC/STs के लिए 20 साल के लिए रहेगा, तो एक सनसेट क्लॉज के साथ ही ये डाला गया था कि ये इतने टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो 1993 से ये चालू रहा था, एंड 2004 तक इसका टेन्योर था, और उसमें भी एक बार एक्सटेंशन हो गया था।
बट उसके बाद से इसका जो टेन्योर है ये इट इज एग्जिस्टिंग एज ए नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी, ठीक है। एंड अभी भी इसका जो टेन्योर है फिर से एक्सटेंड किया कर दिया गया था 2022 के बाद भी 3 साल तक के लिए, तो वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर ही रखा गया है, तो वो चीज याद रखना। कूल है, नेक्स्ट पे चलते हैं। या और कोई सवाल है किसी का इस पे? नहीं, ठीक है। हाँ, NCSK can conduct inquiries regarding offenses हाँ, or something like that. करती है, मतलब उसी लिए उसको रखा है इतने टाइम, बिकॉज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग जो गवर्नमेंट क्लेम करती कि इरेडिकेट हो गया, बट हुआ नहीं है। करेक्ट। सो ये एक्ट कौन सा जिसके अंडर ये बेसिकली इंक्वायरी करते हैं? Prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation. करेक्ट। तो उस एक्ट के अंडर ना बेसिकली ये भी रहता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग तो हो ही ना, लेकिन अगर कहीं हुई है तो उसके अंदर फिर फेयर कंपनसेशन भी दिया जाए उनको, वो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट उसके बारे में है। करेक्ट। और इसके ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर जरूरत पड़ रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग की तो उन्हें सेफ्टी किट पहले दो आप, ऐसे करके जजमेंट है प्रॉपर। तो दैट्स द सैड पार्ट ऑफ इट। राइट। ये लास्ट वाला देख लेते हैं। Okay, National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) और National Scheduled Caste Finance Development Corporation। So कोई सवाल है क्या इस पे? ये दोनों कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये थोड़ा कैच है इसमें, फाइनेंस लगता है बट इट्स अंडर जस्टिस। सो ये लिखा है कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, तो इस टाइप की कंपनी कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है? कंपनीज एक्ट। करेक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंडर ही रजिस्टर होती है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन इसमें ये होता है कि जो सेक्शन 8 होता है कंपनीज एक्ट का 2013 का, तो उसके अंदर वहां पे स्पेसिफिकली कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर होती है। तो जैसे हमारा NPCI हम पढ़ते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो भी सेक्शन 8 के अंडर ही कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे ही बना हुआ है वो भी, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखें। राइट, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? कंपनीज एक्ट के अंडर है ना, ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ, कंपनीज एक्ट के अंडर ही बना है और उसके भी स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 8 उसके अंडर बने। अच्छा, ओके। राइट। आगे चले। आगे चलता है। आगे चलना है, घर चलना है? ओ, नया सेक्शन है ना। हाँ।